बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साद रफ़ीक जैसा सीजन पॉलिटिशियन जो मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं, इस शख्स की आपको गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं। आपने कभी साद रफ़ीक का ये हाल नहीं देखा होगा। आप देखिए, उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क को जिस तरह कंट्रोल कर रही है, हुकूमतों को बैठकर जिस तरह मोहरे चला रही है, मैंने अब सियासत के अंदर कोई ओहदा नहीं लेना, क्योंकि शरीफ खानदान ने एक तो ओहदा बांटा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं कह रहा हूँ इमरान खान को आ जाए, टेबल पर बैठ जाए, नहीं तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये मुल्क हमारे हाथ से निकल जाएगा और 71 से बड़ा सानिया यहाँ पर होने को तैयार है। ये वो बात है जो इमरान खान ने कही थी। वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे, तो मामला देखिए, उनको गद्दार कहा जाता रहा। अब साद रफ़ीक ने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू के बाद रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा होने वाला है कि साद रफ़ीक ने कह दिया है कि मुझे कोई ओहदा नहीं लेना, लेकिन जो चल रहा है इस मुल्क के अंदर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने अब कोई ओहदा कुछ नहीं लेना। अब मैं बस ख़त्म हो गई, मेरी बस हो गई है कि मैं इन तमाम चीज़ों को देखूँ। आप ज़रा ये देखिए वीडियो, आप हैरान होंगे उनकी गुफ्तगू सुनकर। पिछली हुकूमत थी या हमारी हुकूमत थी, हमसे पहले थे, और ये काम सूबों का बुनियादी तौर पे कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात जो है वो लोकल बॉडीज़ को देने को तैयार नहीं है। अगर शहरों को आपने संवारना है तो फिर आपको लोकल बॉडीज़ को इख्तियार देना पड़ेगा, और मेयर जो होगा शहर का 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे आएगा। और फिर जब वो आएगा तो मैंडेट लेके आएगा, तो उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो सूबाई हुकूमत जो है उसको अपने इख्तियारात को, जो भी सूबाई हुकूमत है, डिसेंट्रलाइज करे। आपके शहर बदलने शुरू हो जाएंगे। ये वो मॉडल है जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप यानी कि मेयर का जो इंतखाब है, आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि बराह रास्त उसका इंतखाब हो। मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये होना चाहिए डायरेक्ट 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे, जैसे एमएनए, यानी कि पहले काउंसलर मुंतखब होते हैं, वो काउंसलर मुंतखब होकर वो अपना मेयर मुंतखब करते हैं। आप कह रहे हैं बराह रास्त एक शख्स आए, वो कहे कि मैं जो है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। खैर साहब, आप वैसे क्या पसंद करेंगे? लाहौर का मेयर बनना पसंद करेंगे, पंजाब का वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे? नहीं, अब तो मैं इंतखाबी सियासत जो है पाकिस्तान की, उससे इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया हूँ कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करूँगा। सियासत तो मैं करूँगा, आखिरी दम तक करूँगा, लेकिन इस इंतखाबी सियासत जो है, जो एक ये जमहूरियत है, चेचक ज़दा जमहूरियत, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि इसमें एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती, फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और फिर इसमें नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले करने वाले जजेज़ हैं। इन खराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। भाई साहब, अगर आप जैसे लोग ये कहेंगे जिनकी सारी उम्र, जिनके वालिद साहब ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे दी, जिनकी वालदा ने कुर्बानी दे दी, आपकी सारी उम्र जेलें काटते हुए गुजर गई, आज अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर असी तो फिर सिर फड़ लिये, बह जाइए, मायूस होकर बैठ जाए, छोड़ जाए, चले जाएं। फिर हम सब मायूस नहीं हो। हाँ, मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। मायूस तो मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, मोमिन मायूस नहीं होता। मैं इस निज़ाम से बददिल ज़रूर हूँ, और मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने जज्बात, क्योंकि मैंने अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज़ फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, तो बनाना भी नहीं चाहता। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बात वही जो दिल में है वो ज़ुबान पे आनी चाहिए। आप मुझे बहुत अच्छी तरह दोनों ख़ास तौर पे जानते हैं, आज से नहीं जानते, पिछले 30-35 साल से जानते हैं। तो नमक की इस कान में बाज़ लोग नमक नहीं बन सके। ये जो निज़ाम है, ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है हुकूमत का, ये आपको मेरिट पे काम नहीं करने देता, ये आपको अकरबा परवरी की तरफ लेके जाता है। और जब आप अपने अदारों को सियासत से पाक करते हैं तो फिर आप पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर आते हैं। बाज़ लोग ले लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं ले सकते, फिर आपको निज़ाम के अंदर लड़ना पड़ता है। जब आप इस मुल्क से बाहर जाते हैं, अभी हम कल गए हुए थे वहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी गए और दुबई गए। आप प्राइम मिनिस्टर के साथ थे? मैं PM साहब के साथ गया, तो टोपी गिर जाती है देख के आदमी की कि ये क्या। उन्होंने रेगिस्तान को, उन्होंने सहरा को गुलजार बना दिया। क्या कर दिया उन्होंने? ठीक है, उनके पास तेल की दौलत आई है, बाज़ों के पास नहीं है। हमने बने बनाए को बर्बाद कर दिया। तो ये नौहा है पूरी पाकिस्तानी कौम का। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गिरबान फाड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं। ये जो जमहूरियत है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, ये अमीरों की जमहूरियत है, और ये अमीरों की जमहूरियत सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, ये मार्शल लॉ लगाने वालों का कसूर है, और मार्शल लॉ की पैदावार सियासतदान नुमा सियासी खिलाड़ियों का कसूर है। और फिर इसमें वो जजेस थे जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए, और वो सहाफ़ी थे माजरत के साथ जो बिक जाते हैं और जो अपने ज़मीर के सौदे करते हैं। तो पाकिस्तान को तो हमने ख़राब कर दिया है, एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर यहाँ क्रिएट हो गया है। इसका सिर्फ ये हल नहीं है कि आप इलेक्शन कराएं बिफोर टाइम और चले जाएं, या ये इसका एक ही हल है अब कि सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं, उनको एक दूसरे की शक्ल अच्छी लगती है या नहीं लगती, बट वो स्टेक होल्डर्स। अगर तो सब स्टेक होल्डर बैठ गए, जिस स्टेक होल्डर में तमाम सियासी जमातें हैं और रियासती इदारे भी शामिल हैं, और इसका कोई हल निकाला,
तो शायद बेहतरी का रास्ता निकला। मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं तो थोड़ा सा, लेकिन जब ख्वाजा साद रफ़ीक को जब देखेंगे लोग स्क्रीन के ऊपर तो वो चाहेंगे कि कुछ उनको आज खबर भी मिल जाए। ख्वाजा साहब, ये इलेक्शन, नए इलेक्शन, आपके मुखालफिन कहते हैं आप इलेक्शन से डरते हैं, इलेक्शन से भागते हैं, क्या चक्कर क्या है, आप डर रहे हैं इलेक्शन से? तसव्वुर करें 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है, 2 सूबों में और फेडरेशन में नहीं हो रहा, तो क्या आप इम्पोज तो नहीं कर सकते? उसके 10 महीने या 9 महीने बाद फिर 2 सूबों और वफाक में इलेक्शन हो जाएगा, नीचे 2 सूबों में हो चुका होगा। जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होगी आज, ये जो इलेक्शन लड़ेंगे ये उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि रिगिंग हो रही है, और जब ये 2 सूबाई हुकूमतें अगर किसी और की बन गई तो जो अगर लूज कर गई दूसरी पार्टी वो इल्ज़ाम लगाएगी, तो ये ब्लेम गेम जारी रहेगी। पाकिस्तान इस चक्कर में पिस रहा है सुरमे की तरह, पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। हमें पड़ी हुई है कि जनाब मेरी हुकूमत आ जाए, इनकी चली जाए, इसी तरह मैं इनकी टांग खींच लूँ, ये मेरी टांग खींच ले। इस तरह मुल्क चलते हैं, वो भी न्यूक्लियर स्टेट, 22 करोड़ का मुल्क है, भीख मांगने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शर्म आती है, पसीना आ जाता है जब आप पैसे मांगते हैं जाके, तो 1 अरब डॉलर मांगते फिरते हैं, क्योंकि मुल्क को रोल ओवर करवाने के लिए जाना पड़ता है। हल क्या है इसका? हल वही है, हल लड़ाई से नहीं निकलना। लड़ाई आपको पता, हमने बहुत लड़ी है, आपने भी बड़ी लड़ी है, लकी ने भी लड़ी है, और मैंने तो हाथों से लड़ी है। सही है। जवानी में लड़ाई से बहुत जिंदगी में लड़ी है लड़ाई, कभी लड़ाई से रास्ता नहीं निकला, रास्ता बात करके निकलता है, मुकाबला नहीं मुकालमा। मैं ये समझूं कि ख्वाजा साद रफ़ीक इमरान खान से कह रहे हैं कि आओ बैठो बात करो। सिर्फ इमरान खान से नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को भी कह रहे हैं, अपनों को भी कह रहा हूँ, अच्छा, मुखालफीन को भी कह रहा हूँ, और मैं रियासती अदारों को भी कह रहा हूँ। मेरा 50 साल की पॉलिटिक्स में स्टैंडिंग है। मैं 10 साल से कम उम्र में था जब मेरे वालिद असैसिनेट हुए, और मैं पहली पॉलिटिकल तकरीर पौने 10 साल की उम्र में की थी। 60 मैंने 1 महीना पहले क्रॉस किया, 60 का इंसान। एक आदमी जो 50 साल से सियासी कारकुन है, वो चीख के ये कह रहा है कि सबको बैठना पड़ेगा, और यहाँ पे एक आपको जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मिसाके मईशत, वो करना ही पड़ेगा, वरना ये रेत की तरह जो है ना वो मुल्क जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है। हमें इसका कोई इदराक है कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्यों सच ना बोला जाए, क्यों कड़वी बात ना की जाए, क्यों लोगों के ज़मीर ना झंझोड़े जाएं? कब झंझोड़ेंगे फिर? जब खुदा ना खास्ता एक और हादसा हो जाएगा। 71 के हादसे से पाकिस्तान में सबक नहीं सीखा गया, और वो जो था ना कि कौमों की ज़िंदगी में होता नेवर अगेन। सही। कल मुझे एक नौजवान से मैंने ये सीखा है, एक यंग ऑफिसर की बात कर रहा था, नेवर अगेन। जापानीज़ पे जब एटम बम गिरा उन्होंने कहा नेवर अगेन, दुनिया की मुख्तलिफ कौमों ने कहा नेवर अगेन। हमारा मुल्क टूटा, हमने नेवर अगेन नहीं कहा। हमारा APS भी सकूत मशरकी पाकिस्तान जैसा ही था, हमने नेवर अगेन नहीं कहा। हम फिर वही काम करने जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने ज़ाती ग्रोही इक़्तिदार के लिए। इसको रोकना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी इसके आगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी बहुत बुरा हाल किया है हमारे सियासतदान ने। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PPP और PMLN तक महदूद नहीं रहना चाहिए था। ये हमारी जिम्मेदारी थी जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था कि हम उसको एक्सटेंड करते, कम से कम PDM तक एक्सटेंड करते। इस पर बहुत बार हमने बात की है अपनी जमात में। आपने सुना। अब आप यहाँ से अंदाजा कर लीजिए कि अगर साद रफीक जैसा बंदा ये कह रहा है कि वो फेडअप हो चुके हैं, अदालतें बिकी हैं, या ये तमाम इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस मुल्क के अंदर बाकी रह क्या गया। यानी वो बिल्कुल बंदा फेडअप आ गया और कह रहा है कि सारे आकर बैठ जाओ, नहीं तो ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम इतनी आगे चले जाएंगे जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितनों को ये बात समझ आएगी ये तो शायद वक्त ही बताए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।